मोदी सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। इन 4 सालों में अलग अलग मोर्चों पर मोदी सरकार के कामकाज की पड़ताल होगी। लेकिन आज इंडिया बोले में बात वैश्विक मोर्चे पर मोदी सरकार के 4 साल के कामकाज की। 2014 में शपथ लेते वक्त ही पड़ोसी मुल्कों को बुलाकर नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति के मोर्चे पर अपना रुख साफ कर दिया था। तब से लेकर अब तक मोदी ने कई देशों का दौरा किया है। इनमें कई ऐसे मुल्क रहे जहां कोई भारतीय प्रधानमंत्री लंबे समय बाद गया और कई ऐसे भी जहां शायद कोई भारतीय पीएम पहली बार गया। सत्ता पक्ष का दावा है कि मोदी ने दुनिया भर में देश का डंका बजाया है, देश का कद बढ़ाया है। वहीं विपक्ष के आरोप भी हैं। इन 4 सालों में ना तो विदेशों में जमा काला धन वापस आ सका, ना किसी को 15 लाख मिल सके और ना ही सीमा पर शांति कायम हो सकी। सवाल विदेशी दौरों से अर्थव्यवस्था को मिले फायदे पर भी हैं। तो वैश्विक मोर्चे पर कैसे रहे मोदी सरकार के 4 साल? इंडिया बोले में आज बात इसी मुद्दे पर। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान यहां पर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब। आपका लंबा अनुभव है रक्षा मोर्चे का, आप किस तरीके से देखते हैं ये आपसे जानेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता राजीव जेटली साहब जुड़ चुके हैं और साथ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं RSN सिंह साहब। आपको रक्षा के मोर्चे का लंबा अनुभव है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अचल कुमार मल्होत्रा साहब, आप राजनयिक रहे हैं, आपके अनुभव को भी जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार मनोज गैरोला जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका क्या कुछ अनुभव है ये उनसे जानेंगे। और इन तमाम खास मेहमानों से सवाल करने के लिए देश की जनता जनार्दन भी मौजूद है। लेकिन सवाल और जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। एक और विदेश दौरे पर जा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम का नेपाल दौरा 11 मई से शुरू होने वाला है। पिछले कुछ सालों से नेपाल और भारत के रिश्तों में गर्मजोशी का अभाव रहा है। वापस दोनों देशों के रिश्तों को ट्रैक पर लाने के लिए मोदी नेपाल जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही पीएम मोदी चीन के वुहान के दौरे पर गए थे। इस अनौपचारिक दौरे को रिश्ते की बर्फ पिघलाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पड़ोस में रिश्तों को बेहतर करना मोदी सरकार की नीति रही है, लेकिन कदम बढ़ाने के बावजूद पड़ोस में मोदी सरकार की विदेश नीति की चुनौती बढ़ी है। कुछ अहम सवाल विदेश नीति से जुड़े हैं। क्या भारत चीन के रिश्ते बेहतर होंगे? पाक समर्थित आतंकवाद अभी भी बड़ी चुनौती है। श्रीलंका, मालदीव और नेपाल में विदेश नीति की अग्नि परीक्षा है। बदले कूटनीतिक माहौल में चुनौतियां बढ़ी हैं। क्या नरेंद्र मोदी आने वाले 1 साल में चुनौतियों से निपटने में कामयाब होंगे? टीम न्यूज़ नेशन। और सबसे पहला सवाल राजीव जेटली साहब आपसे, क्या आप मानते हैं, क्या आपको वाकई लगता है कि मोदी सरकार की प्राथमिकता में विदेश नीति रही है इन बीते 4 सालों में? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। देखिए, मुझे लगता है कि शायद हमारे विपक्षी साथी, एक्सपर्ट, जर्नलिस्ट सभी लोग इस बात को एडमिट करेंगे कि विदेश नीति कितनी मजबूती से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी ओथ लेने के साथ ही शुरू करी थी। ओथ लेने के साथ ही सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों के पास, जिन पड़ोसी देशों के पास कभी पीछे अगर इतिहास उठा के देखें तो उनकी तरफ देखा भी नहीं जाता था, भूटान हो, नेपाल हो, इन सभी, श्रीलंका हो, इन सभी देशों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बात रखी थी कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हमारा पड़ोसी हमारे साथ होना चाहिए। ये विदेश नीति का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कदम था जो उन्होंने अपनी ओथ लेने के बाद शुरुआत करी थी। लेकिन 70 साल के अंदर अगर विदेश नीति में कहीं परिवर्तन देखने को मिला तो केवल इसी सरकार में। जीडी बख्शी साहब, रक्षा मामलों के जानकार के तौर पर आप कैसे आंकते हैं इस मुद्दे को? क्या आपको लगता है कि वाकई दुनिया एक ताकत के तौर पर उभरा है इन बीते 4 सालों में, या ये प्रक्रिया पहले से चलती रही? देखिए साहब, ऐसा है कि सन 2014 में जो मोदी सरकार है वो भारी बहुमत से आई। बहुत उम्मीदें जगी थी। उन्होंने आते ही साउथ एशिया का जो क्षेत्र है, जो रीजनल हमारे देश हैं सार्क के, उन सब को बुलाया। इसके चलते फिर हमने जो है अमेरिका की तरफ आउटरीच किया है, हमने जापान की तरफ आउटरीच किया है, कोरिया की तरफ आउटरीच किया है, वियतनाम की तरफ आउटरीच किया है, यानी उन तमाम देशों की तरफ आउटरीच किया है जो कि हमको चीन को काउंटर बैलेंस करने में, चीन की बढ़ती उभरती ताकत को काउंटर बैलेंस करने में हमें तो आप कह रहे हैं कि सामरिक लिहाज से वैश्विक मोर्चे पर ये 4 साल बेहतर रहे हैं, लेकिन क्या चुनौतियां रही होंगी ये भी मैं आपसे समझूंगा। लेकिन मोहम्मद खान साहब, मैं आऊंगा आपके पास बख्शी साहब और आपसे चुनौतियां भी समझूंगा। लेकिन मोहम्मद खान साहब,
आप किस तरीके से आंकेंगे? क्या आप शुक्रिया कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे राजीव जेटली का, जो वो बात कर रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं आप उनसे? जेटली जी तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मोदी जी ने कल शपथ ली हो, क्योंकि बार बार जो वो मिसाल उदाहरण दे रहे हैं वो ये है, और जीडी बख्शी जी जो बड़े वरिष्ठ विशेषज्ञ भी हैं इस विषय पे, वो भी बोल रहे हैं कि जब शपथ ली थी तो सबको बुलाया था और देखिए कितनी बड़ी बात हुई है। 4 साल हो गए तब से साहब, 4 साल, और इन 4 साल में हमने देखा है लफाजी यानी बातचीत ज़्यादा, अंजाम कुछ नहीं। क्यों लगता है आपको ऐसा? विफलता की निशानी में आपको अगर गिनवाना शुरू कर दूं तो आपके पास जवाब नहीं होंगे। सबसे पहले तो मैं आपके सामने कुछ एक तथ्यों पर आधारित बिंदु रखता हूं जेटली साहब। 2014-15 में आप पुर्तगाल गए, ऑस्ट्रेलिया गए, आप गए कौन सा तीसरा देश था, जर्मनी। तीनों देश की मिसाल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं अनुराग भाई, क्योंकि वहां पे जाके मोदी जी ने ऐसे एग्रीमेंट साइन किए थे जिसके तहत स्टार्टअप हब्स बनेंगे। जर्मनी हिंदुस्तान में पैसा लगाएगा, पुर्तगाल में खासतौर से ट्रेनिंग होगी हमारे युवाओं युवतियों की, और ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा आसानी से मिलेगा। मुझे याद दिला दीजिए 2014-15 यानी अब तो 3 साल 4 साल होने को आ गए हैं, कुछ हुआ उन चीज़ों का? किसी को, एक इंसान को क्या नौकरी मिली? दूसरी मिसाल देता हूँ और इस पे आगे जाके और बात करेंगे। आप चीन पे अपने बड़े ऐतिहासिक चौथे दौरे पे गए भी, मुझे याद दिलाइए, आप पहले भी गए थे, आप यूएन में उस समय नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप के सदस्य बनना चाह रहे थे। मीटिंग के बाद आपने घोषणा कर दी भैया हमारे रिश्ते जो है इतिहास में सबसे बेहतरीन है अब जी। उन्होंने आपके खिलाफ वोट कर दिया, और उनका वोट अहम था क्योंकि एक चाइना का वोट ने आपका रिजेक्ट करा दिया एनएसजी की मेंबरशिप। ठीक है, धोखलाम में ये लोग खड़े वहां पे वापस जा नहीं रहे, और ये किस कामयाबी की बात करते हैं? राजीव जेटली साहब बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। मैं मोहम्मद साहब को एक बात बोलना चाहता हूं, शायद वो डायलॉग रट लिया, उन्होंने उसका जवाब लेकर नहीं आए, मैं जवाब देता हूं। उसका इक्विटी इनफ्लो, जिन देशों की बात आपने कही, जो मेक इन इंडिया के तहत जो इक्विटी इनफ्लो है उसका आंकड़ा एक बार चल लीजिए मोहम्मद साहब, मेरे भाई हैं आप, उसके बाद शायद ये आप प्रश्न ही ना उठाते। अगर मेक इन इंडिया में चाहे जर्मनी की बात कीजिए, चाहे पुर्तगाल की बात कीजिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर का और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इक्विटी देखेंगे तो उसमें लगभग 2-2 हजार करोड़ रुपए का उछाल आया है। मोहम्मद खान साहब मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन अचल मल्होत्रा, और तीसरी बात, ठीक है राजीव जी, आपने अपनी बात की। अचल मल्होत्रा साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, इन 4 सालों में कई ऐसे देश रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री ऐसे पीएम रहे जो बहुत लंबे समय बाद गया कोई भारत का पीएम, या बहुत से देश ऐसे भी थे जहां भारतीय पीएम पहली बार गए। आपके हिसाब से इनका क्या कुछ मतलब होता है? क्या वाकई इसकी जरूरत होती है? इसका कुछ फायदा होता है? देखिए, अगर आप ग्लोबल लीडरशिप की तरफ कदम उठा रहे हैं तो इसमें ज़रूरी है कि आप सबको एक साथ लेके चलें। तो इस पर ये ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे देश जो किसी भी एंगल से, किसी भी वजह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो हमारी स्टेट विज़िट में नहीं आया, या हमने उन्हें नहीं बुलाया, या हम वहाँ नहीं गए, तो एक किस्म का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है और एक किस्म से उनसे जो संबंध है उन्हें गहराने की बात होती है। और किसी पहली विज़िट के पीछे तो एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट भी होता है। इजराइल का अगर एग्जांपल लेंगे तो ये बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट कह सकते हैं आप इसको, कि इसे हम जो सरकार ने अपनी पैलेस्टाइन, अरब और इजराइल पॉलिसी में डीहाइफनेशन को ख़त्म करने की नजरिए से लिया। आरएसएन सिंह साहब, अक्सर ये कहा जाता है कि विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं होता, सरकार बदलती रहती है। इन बीते 4 सालों में विदेश नीति को आप किस तरीके से आंकते हैं, खासकर इजराइल के संदर्भ में, आतंक के संदर्भ में और कुछ इसी तरीके के मुद्दों को लेकर? नहीं, अगर कोई बोलता है कि विदेश नीति में बदलाव नहीं होता है तो उससे बड़ा मूर्ख हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल हालात बदलते रहते हैं और जियोपॉलिटिकल हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, रक्षा के क्षेत्र से आपको मैं ये बार बार इस चीज़ को दोहराता हूं कि अभी सबसे बड़ी एक जो एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज हुई है गगन शक्ति जी, 11,000 फाइटर सॉटी। बिल्कुल, चाइना के अखबारों में ये लिखा कि अमेरिका के अलावा इतने सॉटी कोई नहीं जनरेट कर सकता है। तो आप कह रहे हैं कि संदेश साफ दिया है? संदेश साफ है, और ये जो इनफॉर्मल समिट है चाइना का, उस दूसरी बात बहुत संक्षेप में सर, इस बार के डिफेंस एग्जीबिशन में मैं आपको बता दूं, अनप्रेसिडेंटेड कम से कम 4 ऐसे आर्टिलरी गन थे जो कि हमारे देश में बने हुए हैं, और कई ऐसे साजो सामान थे। लेकिन ये हम ये नहीं कहते हैं, इनमें और तेजी आनी चाहिए जितनी उम्मीद आगे क्या वो मैं आपसे समझूंगा। लेकिन मनोज गैरोला साहब, आर्थिक मोर्चे की बात करते हैं। सत्ता में आने से पहले ये दावा किया गया था, वादा किया गया था कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, वो काला धन जो विदेशों में जमा है। इन 4 सालों में काले धन के खिलाफ जो लड़ाई है वैश्विक मोर्चे पर, उसको आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, ऐसा है कि काला धन आना तो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है।
जहाँ जिन देशों में काला धन है वहाँ की लीगल पोजीशन क्या है। लेकिन जहाँ तक मोदी जी की फॉरेन ट्रिप की बात है या जो हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात है, इसमें तो एक बात मानने वाली है कि मोदी जी से बढ़िया सेल्समैन, इतना अच्छा, इतना मतलब सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा प्राइम मिनिस्टर जो कि इंडिया को अच्छे से मार्केट कर सके आर्थिक मोर्चे पे, ऐसे पीएम मेरे को लगता नहीं कि काफ़ी ज़्यादा सर, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ उसका है? फायदा 4 साल बाद नतीजे के तौर पर अगर मैं आपसे नहीं, देखिए ऐसा होता है कि इसमें जब कि देखिए ये जो फैक्टर्स होते हैं इसमें हम जो ROI देखते हैं, रिटर्न देखते हैं। ऐसे नहीं होता कि मोदी जी की विजिट पे 1 करोड़ का खर्चा हुआ तो हमारा 2 करोड़ का फ़ायदा हो गया। अब आप ये देखिएगा कि जो भी इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर जब एक कंट्री में इन्वेस्ट करता है तो कई सारे फैक्टर्स देखता है कि वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, वहाँ की पॉलिसीज़ कैसी हैं, और एक बहुत बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है कि वहाँ का पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट कैसा है। जब मोदी बाहर जाकर बात करते हैं और अपने नीतियों के बारे में बताते हैं तो इन्वेस्टर के ऊपर काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है मोहम्मद खान साहब, मैं आपके पास भी आऊँगा, लेकिन जनता जनार्दन इन 4 सालों को वैश्विक मोर्चे पर किस तरीके से आंकती है, पहले उन सवालों को लेते हैं। कुछ सवाल यहाँ पर हैं जी। 4 साल में जो अभी देश नीति में विदेश नीति में बात हो रही थी, हमारे सैनिक जो पहले शहीद हो रहे थे उससे कई गुना और बढ़ गए। हमारे रिश्ते जो पड़ोसियों से अच्छे थे, आप दिखा रहे हैं कि वैश्विक तौर पे व्यापार बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है मुझे नहीं पता। हम जब जैसे लोग तो काफी परेशान हो गए, नोटबंदी कि पकौड़े बच्चों को इतने हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और सबको उन्होंने पकौड़े तले, और 15 लाख जो वादे किए थे उन्होंने खाते में आने के लिए, वो कहाँ गया? सर मेरा सवाल बख्शी साहब से है कि पाकिस्तान रोज सीज फायर का उल्लंघन करता है, हमारे सिपाही दिन मतलब प्रतिदिन मरते हैं, सीमा पे शहीद होते हैं, माफ करिए गलत बोल दिया, लेकिन ये पाकिस्तान के साथ भारत का जो साझा युद्धाभ्यास जो हो रहा है, ये भारत के लोग समझ नहीं पा रहे कि ठगा सा महसूस हम कर रहे हैं। बख्शी साहब, अगर आप जवाब दें इस मोर्चे का, आपको लगता है कि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मौजूदा सरकार को देना होगा कि घुसपैठ क्यों हो रही है और लगातार शहादत के आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? बख्शी साहब देखिए, बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं पहला हिस्सा तो जो अच्छाइयाँ थी मैंने गिना दी, लेकिन जो हमारे फेलियर हैं उनमें सबसे बड़ा फेलियर मैं समझता हूँ पाकिस्तान को मैनेज करना। पाकिस्तान के लिए जब तक हम कॉस्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बढ़ाएंगे, ये देश बाज नहीं आने वाला अपनी ओछी हरकतों से। बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा मोदी सरकार के 4 साल वैश्विक मोर्चे पर कैसे रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जेटली साहब। एक सवाल जो यहाँ पर पूछा गया वो ये कि वो 15 लाख जिसका वादा किया गया था वो कब आ रहे हैं सबके खाते में? बिल्कुल, क्यों मैंने आपसे बोला कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो इनिशिएटिव लिए SIT गठित करने के बाद कि उसको क्रैक डाउन कैसे करना है, और जिसमें विदेशी लोगों ने, दूसरे देशों ने हमारा सहयोग भी किया और अपनी लिस्ट भी हमारे साथ एक्सचेंज की। हर पैसा, एक पैसा चाहे किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार के रूप में बाहर गया हो, वो इस देश में। लेकिन मोहम्मद खान हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश आप चूंकि विपक्ष में हैं इसलिए आप विरोध के लिए विरोध तो नहीं कर रहे हैं। पूरी दुनिया तारीफ कर रही है मौजूदा सरकार की। जिस ट्रस्ट डेफिसिट का आरोप आपके ऊपर लगता था वो ट्रस्ट डेफिसिट अब गायब हो चुका है। तमाम देश भारत को एक शक्ति के तौर पर पहचान रहे हैं और आप आलोचना कर रहे हैं। मैं बताता हूं, इसका जवाब बड़ा सरल है, मगर इससे पहले मैं इस पे आऊं, मैं जल्दी से जेटली साहब की बात में 2 शब्द जोड़ना चाहता हूं। जेटली साहब, जब लोग आपसे 15 लाख का पूछ रहे हैं, आप वो जवाब दीजिए ना जो आपके वरिष्ठ नेता अमित शाह जी ने दिया था। जब पूछा गया 15 लाख कहाँ है, वो बोले ये तो जुमला था भाई, जुमला। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जेटली साहब ने बड़े जोश और जज्बे के साथ कहा मेक इन इंडिया में पैसा रहा। किसी और पैनलिस्ट ने भी कहा मेक इन इंडिया में डिफेंस में जो प्रोजेक्ट आए इसकी कोई पूर्व सरकार तुलना भी नहीं कर सकती। आप बताइए, संसद में होती हैं स्थायी कमेटियां, स्टैंडिंग कमिटीज। सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस। जनवरी में उनकी मीटिंग हुई। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपके बहुत बड़े अफसर, सबसे बड़े उच्चतम, उन्होंने बयान दिया उस कमेटी के सामने कि मेक इन इंडिया में एक प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है, ना क्षमता है अगले 1 साल में कोई प्रोजेक्ट शुरू होने की। क्या बयानबाजी कर रहे हैं यार, खत्म कीजिए ये लफ्फाजी, आपका पर्दाफाश हो चुका। आखिर में मैं आपसे एक बात बोलूंगा, लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोग। सर मेरे पास स्टेटमेंट है, प्लीज यू कैन स्टॉप कमिंग ऑन डिबेट्स। ठीक, डोंट टॉक नॉनसेंस। खान साहब माफ कीजिएगा, आपको भी रोक रहा हूं। आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बीते 4 साल मोदी सरकार के वैश्विक मोर्चे पर कैसे रहे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में जनता जनार्दन भी। लेकिन सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी एक और रिपोर्ट। अमेरिका इजराइल से अच्छे संबंध, चीन से रिश्ते सुधारने की कोशिश, मोदी सरकार की विदेश नीति के ये सकारात्मक पहलू हैं। लेकिन अभी भी पाकिस्तान सबसे बड़ी चुनौती है।
हिंदुस्तान की विदेश नीति के लिए पाकिस्तान से दहशत के आका लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों का जाल बुन रहे हैं। सरहद पर लगातार सीज फायर उल्लंघन हो रहा है। आंकड़ों की बात करें तो 2015 में बॉर्डर पर 152 बार सीज फायर उल्लंघन हुआ था। 2017 में 860 बार सीज फायर टूटा था। 2018 में 209 बार सीज फायर टूटने की घटना हुई थी। पाकिस्तान चुनौती है तो पुराने दोस्त रूस की नाखुशी को भी दूर करने की जरूरत है। बदले माहौल में रूस लगातार हिंदुस्तान से दूर हो रहा है। भारत के लिए इस दूरी को जल्द से जल्द पाटने की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। तो हम बात कर रहे हैं अलग अलग पहलुओं की और मनोज गैरोला साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। जब हम देखते हैं आंकड़ों को तो सरकार ने 2015 में एक एक्सपोर्ट पॉलिसी अपनी जारी की थी जिसमें लक्ष्य रखा था कि 2020 तक हम $900 बिलियन का निर्यात कर देंगे, जो $465 बिलियन के आसपास था। अगले साल के आंकड़े आए जिसमें कहा गया कि वो अब घटकर $437 बिलियन के आसपास रह गया है। निर्यात का सीधा मतलब रोजगार से जुड़ा होता है, जिसका सवाल यहाँ पर उठाया गया था। क्या आपको लगता है कि निर्यात बढ़ाने की दिशा में जो कदम उठ सकते थे वहाँ कहीं कमी रह गई या कुछ वैश्विक कारण हैं जिनको समझना बेहद जरूरी है? जी देखिए, ऐसा है, अगर हम देखें तो ये दोनों ही इसमें फैक्टर्स हैं। अगर हम देखें पिछले 4 साल में इंडियन इकोनॉमी 2 साल तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही, जिसका मेन कारण था कि जो नोटबंदी करी थी वो, और उसके बाद जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ तो जीएसटी इम्प्लीमेंट होते हुए जो टीदिंग प्रॉब्लम होती है वो टीदिंग प्रॉब्लम के कारण हमारी हालत ख़राब थी, और उसके कारण जो छोटी छोटी कंपनियां थी उन पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा, तो नेचुरली एक्सपोर्ट्स पे भी फ़र्क पड़ना था। दूसरा, जो ग्लोबल अगर हम स्थिति देखें तो पिछले 3-4 साल में सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं उनका रुख अंदर की तरफ है। अगर हम देखें तो इंटरनेशनल ट्रेड में ही कमी आई है। तो ये दोनों फैक्टर्स तो खैर हैं ही, लेकिन अगर हम देखें तो इकोनॉमिक फ्रंट में काफ़ी सारी जो बाकी जो चीज़ें थी, जैसे मेक इन इंडिया हो गया, फॉर एग्जांपल जो मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया का पार्ट है, इसी में एक और फिगर इन्होंने दिया था कि 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपोर्ट इंडिया में 0 हो जाएगा। लेकिन देखें तो उस डायरेक्शन में आज की डेट में कोई भी काम नहीं हुआ है, और मेरे को लगता नहीं कि जो 4 साल पहले हालत थे इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में, हालत वहीं हैं। और अगर हम बाकी कंट्रीज़ को देखते हैं, जैसे हम चाइना को से अगर हम कंपेयर करें या बाकी लोगों से अगर हम कंपेयर करें, तो वहाँ जो एक्सपोर्ट होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, टेलीकॉम, इन चीज़ों का एक्सपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपोर्ट है, जहाँ की एक एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये आइटम्स उन्होंने तब बनाए हैं जब उन्होंने सालों साल की R&D करी है, और उस R&D में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है। हम लोगों ने पॉलिसीज तो अपनी सारी बनाई हैं, लेकिन R&D के नाम पे हमने कोई भी सेपरेट बजट नहीं रखा है। विदाउट R&D वी कैन नॉट हैव, बिना R&D के हमारा कोई ये चुनौती सरकार के मोर्चे पर है। अचल मल्होत्रा साहब, इन 4 सालों में काफ़ी कुछ और भी घटा है वैश्विक मोर्चे पर, जैसे भारतीयों के बंधकों की जो संकट था, समस्या थी, उसको जिस तरीके से सरकार ने हैंडल किया, उसको लेकर सवाल भी उठे। लेकिन कूटनीतिक लिहाज से इस पूरे पहलू को आप कैसे आंकते हैं इन 4 सालों के? मैं अब बहुत ही संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि हमें ये समझना है कि मोदी सरकार की विदेश नीति का उद्देश्य क्या था और उस उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में क्या उपलब्धियाँ हुई हैं। उद्देश्य बहुत साफ था। एक तो ये था कि हमें अपने नेबरहुड में जो हमारी पड़ोसी हैं उनसे संबंधों को सुधार करना है, और दूसरा ग्लोबल इमेज को इम्प्रूव करना है, और तीसरा एक जो बहुत बड़ा उद्देश्य ये था कि हर वो मुमकिन कोशिश करनी है जिससे जो हमारा देश का अंदरूनी विकास है वो बढ़ सके। यानी कि बाहर से मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाना, बाहर से मॉडर्न वेपनरी लाना, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना, और हर वो कोशिश जिससे हम अपनी कंट्री को मॉडर्नाइज करें, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से आए, चाहे वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम से आए। तो अभी 4 सालों में ये कहना कि हर क्षेत्र में हमने उपलब्धि प्राप्त की है तो वो अतिशयोक्ति होगी, और ये कहना कि फेलियर रहा तो ये भी अतिशयोक्ति, ये भी गलत होगा। अब हमारी नेबरहुड में अनफॉर्चुनेटली मेरी पर्सनल असेसमेंट है वो अचीवमेंट नहीं मिली हमें, जो ट्रस्ट डेफिसिट। लेकिन पड़ोसी मुल्कों को छोड़ दें तो क्या बाकी दुनिया में ग्लोबल इमेज में हमारा थोड़ा सुधार आया है, डेफिनेटली आया है, और उसकी एक वजह ये भी है कि वो हमें एक ऐसी कंट्री की नजर से देख रहे हैं जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जहाँ बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ी मार्केट है। साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, और साथ में यही बात मैं भी आपसे जोड़ना चाहूंगा, जो सवाल भी आपसे पूछा गया था कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर क्या वजह है कि सीज फायर वायोलेशन की घटना लगातार बढ़ती रही? देखिए, जो एक बैलेंस्ड एनालिसिस है उसमें दोनों गुड और बैड की तरफ हमको देखना पड़ेगा। कई उपलब्धियां हुई हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में हमको अभी और जो है सकारात्मक होने की ज़रूरत है, एक्टिव होने की ज़रूरत है। और पहला क्षेत्र जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो हमको कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ाने चाहिए थे उसकी एसिमेट्रिक एग्रेशन के लिए,
वो अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। हमने शुरुआत की थी, हमने जो है फायर असॉल्ट्स करी हैं, छोटे दर्जे की, स्मॉल आर्म्स और मोटर्स की। उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, वो भी एक इन्फेंट्री दैट इज स्पेशल फोर्सेस का रेड था। कोई 250 आदमी हमारे उसमें इन्वॉल्व थे। एक संकेत था पाकिस्तान को, हमारी उम्मीद थी कि अब ये टू वे ट्रैफिक बनेगा। हर गफलत जो पाकिस्तान सीमा के पार करता है, हम उसके जवाब में पलटवार, करारा वार करेंगे और करते रहेंगे। लेकिन पहली स्ट्राइक के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद फुल स्टॉप हमें समझ नहीं आया। जहां तक मेक इन इंडिया का सवाल है, RSN सिंह साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने अपने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया है। कल्याणी फोर्स टाटाज ने वर्ल्ड बीटर 155 मिलीमीटर तोपें बनाई हैं, लेकिन अभी तक कितनी तोपें हमारे फौज को मिली हैं? बिल्कुल बेड़े में शामिल कितनी तोपें हम इस बजट में देख रहे थे। हमको उम्मीद थी कि कोई 200-250 तोपें कम से कम आनी चाहिए। 30 साल से ये तोपें नहीं आई हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा था हमारी एयरफोर्स में स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ में बहुत कमी है। बिल्कुल, इस तरीके की रिपोर्ट्स लगातार हमारी बहुत उम्मीद थी कि मेकअप किया जाएगा। मुझे लगता है इसमें हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा दौड़ देनी पड़ेगी। जहां तक नेबरहुड में हमारा इन्फ्लुएंस है, नेपाल में चीन का दबदबा बढ़ रहा है, मालदीव में चीन का दबदबा बढ़ रहा है, श्रीलंका में चीन का दबदबा बढ़ गया है जी। इसका हमको काउंटर करना होगा। राजीव जी, इसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन जो है एक बात खान साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आतंक के मोर्चे पर पाकिस्तान को अलग थलग करने में कामयाब रहा है हिंदुस्तान, इसका श्रेय लगातार मोदी सरकार को दिया जाता है। ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, जिसमें 200 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया गया है और यह सिलसिला लगातार चल रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि आतंक के मोर्चे पर, पाकिस्तान के मोर्चे पर जो जवाब दिया जाना था वो सरकार सही तरीके से दे रही है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, कांग्रेस पार्टी जो है, अगर मोदी सरकार इस लक्ष्य में कामयाब रही कि आतंक को ख़त्म कर दिया, कम भी कर दिया, तो सबसे पहले कांग्रेस सरकार उन्हें इस बात के वो देगी क्रेडिट और कहेगी कि बहुत अच्छा किया, हम आपके साथ खड़े हैं। हम हमेशा से ये कहते आए हैं। मगर आपको याद है पठानकोट में हमला हुआ, उसके बाद हम लोगों ने ISI को ही बुला लिया उसकी तफ्तीश यानी इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, उसी की कार्रवाई कराने के लिए। समझ नहीं आया ये किस प्रकार की विदेश नीति है, ये किस प्रकार का आप एक्सटेंशन कर रहे हैं। सवाल उठाया हमने उस पर। बहुत संक्षेप में आप जरा आतंक के मोर्चे पर जवाब दीजिएगा कि 4 साल में वैश्विक लिहाज से किस तरीके से आप पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग कर पाए और उसके नतीजे क्या मिले हैं। क्योंकि जब हम सीज फायर वायोलेशन देख रहे हैं तो यूपीए के मुकाबले घटनाएं दोगुनी हो चुकी हैं, हालात सुधरे कहाँ हैं? जेटली साहब, देखिए, 2 बातें रखना चाहता हूं। यूपी के मुकाबले अगर आप कहते हैं घटनाएं बढ़ रही हैं, तो अब वो आतंकवादी बम्बई में जाकर बम ब्लास्ट नहीं करते, दिल्ली में आकर बम ब्लास्ट नहीं करते, उनको ठोका जाता है तो उनके बॉर्डर पर ठोका जाता है। अच्छा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आतंकवाद के कॉन्टेक्स्ट में एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो बहुत सारे हमारे ऑडियंस जो ठीक से बारीकी नहीं समझते। इस पर कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में आतंकवाद को लेकर पूरा विश्व हमारी साथ खड़ा है, बात करता है। लेकिन और ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इंडिया सेंट्रिक और इंडिया स्पेसिफिक आतंकवाद है जो पाकिस्तान से उपज रहा है, उसको लेकर अभी भी लोगों में सेलेक्टिव। लेकिन ट्रंप की फटकार, पाकिस्तान को आर्थिक मदद रोकना, क्या इसको भारत के संदर्भ में एक उपलब्धि के तौर पर ना देखा जाए? इसे आप ये भी तो देखिए ना, वो उनका जो अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर वेस्टेड इंटरेस्ट है और दुनिया भर का आतंकवाद है, उसको लेकर तो पूरा वेस्ट है। लेकिन जो पाकिस्तान से इंडिया के खिलाफ आतंकवाद पैदा हो रहा है, हाफिज सईद है, अजहर महमूद है, इन सब पे जिस दिन उपलब्धि होगी, मैं आपके पास भी आऊंगा, उस दिन मैं कहूंगा कि हमने आतंकवाद के वो बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। गैरोला सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब हम वैश्विक मोर्चे पर अर्थव्यवस्था को भी समझने की कोशिश करते हैं तो एक बड़ी चुनौती ट्रेड डेफिसिट के मोर्चे पर आती है। मैं आंकड़े पढ़ रहा था जिसमें बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ राहत मिली है। क्या विदेशी निवेशकों को लुभाने में मोदी सरकार कामयाब रही है? क्या ट्रेड डेफिसिट की जो समस्या होती है इसको खत्म करने के मोर्चे पर सरकार को बड़ी उपलब्धि मिली है? कैसे आप आंकते हैं इन तमाम मानकों पर? देखिए, जहाँ तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी अभी जो आर्थिक हालत हैं वो कैसे हैं, जीडीपी ग्रोथ कैसी है, आपकी पॉलिसीज़ कैसी हैं। और लेकिन जो मोदी सरकार की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो ये है कि मोदी सरकार ने हमारे देश की पॉलिसीज़ को, आर्थिक नीतियों को बाहर जाके बड़े अच्छे से मार्केट किया है। अगर हम देखें तो जापान का इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा इंडिया में आया है और उसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ कमिट हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 साल हमारी आर्थिक व्यवस्था के बहुत अच्छे नहीं थे जी। और उस कारण जो फ़ायदा हमें मिलना चाहिए था वो फ़ायदा हमें
मिला नहीं है। चलिए, लेकिन अभी 1 साल इस सरकार का बचा है, ऐसे में क्या क्या सुझाव हो सकते हैं और किस तरीके की चुनौतियां जानकारों को लगती हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवालों को लेते हैं और उसके बाद इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी, आप खड़े हो जाइए। देखिए, सभी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जहाँ 100% साक्षरता नहीं है, तो आप किस तरह से भी आप यहाँ डिजिटाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा, आर्थिक मोर्चा और संबंधों की बात करते हैं। संबंध कॉमर्शियल हो गए हैं, जो भी आता है यहाँ बेच के चला जाता है। हम बहुत बड़ा मार्केट है। अभी रशिया के वो राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं, उससे पहले हम उनके जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो परचेज कर रहे हैं। तो कहाँ संबंध रह गए हैं? हम क्या बेच के आते हैं, वो उसकी एक्सपर्टाइज इनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि कहते हैं NSG में चाइना हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा। आज से पहले तो 5 ही नहीं कर रहे थे, अब 4 तो सपोर्ट कर रहे हैं। सवाल ये है कि अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे एक हमला हुआ था ओसामा बिन लादेन ने। अमेरिका ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि दोबारा आतंकी हमला वहाँ नहीं हुआ। क्या हम और हमारी भारत सरकार ऐसा जवाब नहीं दे सकती कि दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक हुई? बख्शी साहब कह रहे हैं हुई है, मगर उसके बावजूद भी हमारे देश के सैनिक रोज शहीद हो रहे हैं। बड़ा सवाल। देखिए, जहां तक सवाल है पाकिस्तान के हस्तक्षेप का, मैंने कहा एक सर्जिकल स्ट्राइक काफ़ी नहीं है। हमको उसे लगातार रिपीट करना चाहिए। दर्जे हरारत पाकिस्तान के लिए वहां तक बढ़ाई जाए जहां तक वो उफ नहीं करता और ये हस्तक्षेप बंद नहीं करता। तो वैश्विक मोर्चे पर कैसे रहे मोदी सरकार के 4 साल, इंडिया बोले आज इसी पर कर रहे हैं हम। जीडी बख्शी साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले और बहुत संक्षेप में, क्या कुछ सुझाव आपकी तरफ से होंगे मौजूदा सरकार के लिए? 1 साल का कामकाज अभी बचा है। देखिए, मेरा सुझाव होगा कि हम जो इंडक्शन है आर्टिलरी की नई गन्स का, इसे स्पीड अप करें। हमारे जो फाइटर LCA प्रोग्राम को स्पीड अप करें। ठीक है, RSN सिंह साहब। सुझाव बिल्कुल वही जो जनरल बख्शी ने कहा कि RT गन्स का कम ये अवेलेबल है, इसको पता नहीं स्पीड अप कर, इसके एक्विजिशन को स्पीड अप करने में क्या इनको दिक्कत है? चलो, मैं मान सकता हूं कि तेजस में आप एक मंत्र से उसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आर्टिलरी गन्स जो आपकी इंडिजिनस बन रही है, जो चीज़ हो सकता है उसको तो आप कम से कम जल्द से जल्द करें। अच्छा सर, एक फॉर्मर डिप्लोमेटिक के तौर पर आपके क्या सुझाव होंगे इस अगले 1 साल में जो सरकार का, मौजूदा सरकार का कार्यकाल बचा है वैश्विक लिहाज से? 4 छोटे-छोटे पॉइंट है। नंबर 1, जो विदेश नीति में हमने एग्रेशन दिखाया उसे बरकरार रखे। नंबर 2, हमने पिछले 4 सालों में बहुत से नए दोस्त बनाए हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि नए दोस्त, नए पार्टनर्स, नए अलायंसेस बनाने में हम पुराने दोस्तों को नहीं भूल जाएं। उदाहरण के तौर पर रशिया आज हमसे उखड़ा है। लेकिन मनोज गैरोला साहब, दुनिया भर में जब हम भारत की हिस्सेदारी देखते हैं एक्सपोर्ट में, तो वो बामुश्किल 2% के आसपास है। जब हम GDP की हिस्सेदारी देखते हैं तो वो 3% के आसपास है। आर्थिक लिहाज से हम कैसे बेहतर करें? क्या कुछ सुझाव आपका? जी देखिए, मेरा सुझाव सिर्फ एक ही है। मोदी सरकार ने जो भी नीतियाँ अनाउंस करी थी, अगर उस नीतियों को वो इम्प्लीमेंट कर दें तो वही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप सभी जनता जनार्दन का भी अहम सवाल पूछने के लिए। उम्मीद करते हैं कि अगले 1 साल में नतीजे और बेहतर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी इंडिया बोले देखने के लिए।